हर्षिता एक गरीब बौनी लड़की थी जो दिखने में बेहद गोरी और सुंदर थी, पर नाटी होने के कारण काफी स्टूडेंट्स कॉलेज में उसका अक्सर मजाक उड़ाया करते थे। वहीं कॉलेज में कार्तिक नाम का एक सांवला अमीर लड़का था जिसका दिल हर्षिता की क्यूटनेस पर आ गया था। वो कॉलेज में आते जाते रोज उसे देखा करता था। फिर एक सुबह वह कॉलेज में सुबह एंट्री गेट पर अपना आई कार्ड दिखाकर एंट्री करती है, पर पर्स में एंट्री कार्ड डालने से पहले ही गिर जाता है। कार्ड को उठाकर कार्तिक कहता है, ओ नो, हर्षिता तो अपनी आईडी कार्ड यहीं भूल गई। देना तो होगा, पर मैं दूंगा कैसे? मुझे उससे दोस्ती करनी है तो करना ही होगा। ऐसा कहकर कार्तिक हर्षिता को ढूंढने लगता है। फिर हर्षिता उसे मिल जाती है। सुनिए, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था। एक्चुअली आपका आईडी कार्ड एंट्री गेट पर गिर गया था। ये लीजिए। थैंक यू सो मच, मुझे तो पता ही नहीं था। बाय द वे, आपका नाम? मेंशन नॉट, मेरा नाम कार्तिक है। वैसे आपको एक बात कहूँ, आप बहुत प्यारी लगती हैं। आई मीन, मैंने आपको 2-4 बार पहले भी देखा है। आप पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा क्यूट लगती हैं। यू आर सो स्वीट कार्तिक। ओके, मुझे चलना होगा, मेरी क्लास शुरू हो गई है। फिर दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। हर्षिता से बात करके कार्तिक को बहुत अच्छा लगता है। वहीं अगले दिन कार्तिक कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तब उसकी नज़र हर्षिता पर जाती है जो कि ऊंचे बुक शेल्फ में से बुक उतार नहीं पा रही थी। तभी कार्तिक उसकी मदद कर देता है। दोनों की फिर से बातचीत शुरू होती है और बातचीत इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि दोनों लास्ट ईयर के बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। कार्तिक, हमने शादी करके ठीक तो किया है ना? तुम्हारे घर वाले मुझे कैसे अपनाएंगे? मैं गरीब भी हूँ और मेरा कद भी छोटा है। तुम फिक्र मत करो, वो धीरे धीरे तुम्हें अपना लेंगे। चलो घर चलते हैं। फिर शादी के जोड़े में दोनों घर के अंदर जाते हैं। ये देखकर कार्तिक के माता पिता उर्मिला और महेश के होश उड़ जाते हैं। कार्तिक बेटा, ये क्या है? तूने हमें बिना बताए शादी कर ली? हाँ माँ, अगर आप दोनों को बताया तो आप कभी तैयार नहीं होते, मुझे समझाने लगते, और फिर हमने भी एक दूसरे से वादा किया था कि लास्ट ईयर ख़त्म होते ही शादी कर लेंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बताया नहीं। कार्तिक, तूने एक बार अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। और ये कैसी लड़की है, टिंगी सी। अरे देख तो, तेरे कंधे बराबर भी नहीं है ये। यही तो मैं इसे कह रही हूँ, शक्ल सूरत देखकर साफ पता चल रहा है ये किसी गरीब घर की लड़की है। सच सच बता, तूने मेरे बेटे को जानबूझकर फंसाया है ना? अपने गोरे रंग की वजह से तू इस 500 करोड़ के घर पर कब्जा करना चाहती है ना? पर मैं तेरी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। हाँ माँ, ऐसी बौनी भाभी से तो अच्छा था कि मेरी कोई भाभी ही ना हो। तारा, जुबान संभाल कर बात कर। मैं हर्षिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमने जो गलती की है उसकी मैं माफी मांगती हूँ माँ जी, पर इतना घिनौना इल्जाम मत लगाइए। मुझे तो इस घर की कीमत तक नहीं पता। कार्तिक और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू इस घर की बहू तो बन गई है, पर मैं तुझे कभी अपनाऊंगी नहीं। चलिए महेश, तारा, अंदर चल। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हर्षिता इस बात से दुखी हो जाती है, पर कार्तिक उसे मना लेता है। दिन गुजरते हैं। उसकी बौनी हाइट की वजह से कभी सास उसे चिढ़ाती थी तो कभी नंद। इतने बड़े ससुराल का उससे इतना ज्यादा काम करवाते थे जिसे कर करके वो बहुत ज्यादा थक जाती थी। बार बार ऊपर से नीचे फ्लोर पर खाना लाना, झाड़ू पोछा करवाने में तो उर्मिला को बहुत खुशी मिलती है। फिर एक शाम उर्मिला अपनी बहू को तंग करने के लिए कपड़े की रस्सी ऊंची कर देती है, जिससे वह कपड़े सुखा नहीं पाती है और स्टूल पर चढ़कर कपड़े सुखाने से वह गिर जाती है, जिससे उसके पाँव में लग जाती है। अब आया ना मजा? बड़ा आई थी 500 करोड़ के घर में ऐश करने के लिए। अच्छा हुआ पैर टूट गया। माँ, इस बौनी भाभी को इस घर से निकालने के लिए हमें भैया के मन में जहर भरना होगा ताकि वो खुद से टाटा बाय बाय कर दे। बात तो तू ठीक कह रही है, चल नीचे चलते हैं, ये देख ना ले। फिर अपने कमरे में आकर उर्मिला हर्षिता को बुलाती है। जी माँ जी। सुन जरा, ऐसे धीरे धीरे क्यों चल रही है? खैर, मेरे लिए आलू का हलवा बना दे, टाइम लगेगा पर मेरा मन कर रहा है। वो माँ जी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं कल बना दूं? खड़ा नहीं हुआ जा रहा, दरअसल अभी मेरे पैर में चोट लग गई। ठीक है, जा आज तू आराम कर, कोई भी तुझे काम के लिए बोले तो तू मना कर देना। शुक्रिया माँ जी। ऐसे ही नंद भी किसी काम को कहती है तो अपने पैर दर्द के कारण हर्षिता मना कर देती है। शाम को आते ही दोनों माँ बेटी कार्तिक को भड़का देती हैं। देख, इतने बड़े घर को संभालने के लिए तू उस बौनी बहू को ले आया, लेकिन वो मेरा और तारा का एक काम भी नहीं करती, सबको मना करती है, चाहे तो पूछ ले इससे। और तेरे बारे में उल्टा सीधा कहती है कि तू काला है, ये है, वो है। क्या सच में तारा, हर्षिता ने ऐसा कहा? हाँ भैया।
फिर कार्तिक कमरे में पहुंचकर हर्षिता से पानी मांगता है, जो कि बेड पर लेटी हुई थी। कार्तिक, मैं उठकर पानी नहीं दे सकती, आप खुद पी लीजिए या माँ जी से मांग लीजिए। बस बहुत हो गया हर्षिता, शर्म करो। मैंने तुम्हें इतने बड़े घर की बहू बना दिया और तुम मेरे बारे में ऐसा कहती हो। ऊपर से हम सबको काम के लिए मना करती हो। भूलो मत कि तुम एक गरीब घर की हो। आप इतना चिल्लाकर बात क्यों कर रही हैं? मैं उठ नहीं सकती, एक दिन आप खुद कर लीजिए। गुस्से में कार्तिक हर्षिता का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाता है, तो वो चल नहीं पाती और गिर पड़ती है। आह, कार्तिक! हर्षिता क्या हुआ? तुम्हारे पैर में कैसे लग गई? सुबह गिर गई थी, इसीलिए आराम कर रही थी। ठीक है, तो मुझे बता भी सकती हो, पर माँ और बहन को उल्टा जवाब देने की क्या जरूरत थी? नहीं कार्तिक, मैंने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे बहू, तू लड़ मत कार्तिक से। अगर तुझे काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम दोनों कर लेंगे, पर झूठ तो मत बोल। हाँ भाभी, आप झूठ मत बोलिए। आंखों में झूठे आंसू लाकर उर्मिला और तारा कार्तिक को बेवकूफ बनाकर उसके सामने लाचार बनती हैं, जिससे कार्तिक हर्षिता पर गुस्सा करता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। दोनों के बीच इतनी लड़ाई होती है जिससे उनका रिश्ता टूटने को आता है। वहीं दूसरी ओर माँ बेटी के इतने अत्याचार होने के बाद भी हर्षिता घर के सारे काम करती है। ए टिंगी बहुरिया, बड़ा शौक है ना तुझे इस 500 करोड़ के घर की मालकिन बनने का? मेरे बेटे को लूटना चाहती थी ना, देखा अंजाम। चल जाकर पूरे घर के 11 चद्दर तौलिया सारे कपड़े धो, वो भी हाथों से। माँ जी, आपको गलत फहमी हो रही है, पर मैंने सिर्फ कार्तिक से प्यार किया है, ना कि इस घर के ऐशो आराम से। मुझे भरोसा है कि कार्तिक मुझ पर फिर से विश्वास करेंगे। इसके बावजूद भी हर्षिता पूरे घर के कपड़े 7 से 8 घंटे तक लगातार धोती है, जिससे उसके हाथ बहुत दर्द हो जाते हैं। फिर वो खाना बनाने जाती है, इतने में नंद सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे उसके बहुत खून बह जाता है। डॉक्टर AB पॉजिटिव खून मांगता है। बॉनी बहू का खून मैच हो जाता है, जिससे तारा जल्दी ठीक हो जाती है और उर्मिला को अपनी गलती का पछतावा होता है। वह हाथ जोड़कर कहती है, बहू, मैंने तेरे साथ इतने जुल्म किए, उसके बावजूद भी तूने मेरी बच्ची को खून देकर जान बचाई। उसके लिए तुझसे कैसे शुक्रिया अदा कहूँ? तेरी नजरों में गिर चुकी हूँ मैं। भाभी, आपने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने आपको इतना परेशान किया। आपकी जगह कोई और होता तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। मैंने पहले भी कहा था दीदी। माँ जी, मुझे ऐशो आराम से नहीं बल्कि रिश्तों से प्यार है, और मैं आपको कुछ कैसे होने देती दीदी? क्या? ये आप दोनों किस बात की माफी मांग रहे हैं हर्षिता से? बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तुझे बहू के खिलाफ जानबूझकर भड़काया, जबकि हर्षिता तो घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती थी। क्या आपने ऐसा किया और मैंने अपनी हर्षिता को आप दोनों की वजह से इतना सुनाया? हर्षिता, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बेकार पति हूँ। नहीं नहीं कार्तिक, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपकी जगह कोई भी होता तो वो यही समझता, लेकिन अब हम प्यार से रहेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ बहू। इस तरह कार्तिक के परिवार वाले बॉनी बहू से माफी मांगकर उसे अपना लेते हैं, जिसके बाद उर्मिला अपने बहू बेटे की शादी धूमधाम से कराती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुलेखा की 4 बहू थी, मीनाक्षी, रेखा, काव्या और सौम्या। चारों बहुएं बहुत तेज दिमाग और कामचोर किस्म की थी। ऐसे ही एक सुबह घर के सभी बहू बेटे सुलेखा के साथ चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी सुलेखा कहती है, अरे बहू, इस नारियल की चटनी से याद आया, अवनी को नारियल की चटनी बहुत पसंद है। 6 साल बाद वो वापस आ रही है। तुम चारों में से कोई अपनी नंद से नहीं मिला ना? सिर्फ तस्वीर देखी है। तैयारी कर लो, शाम तक मेरी बेटी आ जाएगी। सच माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो सोच लिया है, नंद जी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करूंगी। हाँ हाँ दीदी, हम दोनों भी पीछे नहीं हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहन इतने सालों बाद आ रही हैं। शाम को माँ, हम चारों भाई भी उसके लिए तोहफा लेकर आएंगे। फिलहाल हम सबका नाश्ता हो गया, अब हम निकलते हैं। ध्यान से जाना बच्चों। फिर सुलेखा के चारों बच्चे ऑफिस चले जाते हैं और चारों बहू अपनी नंद के आने की खुशी में तैयारी करने लग जाती हैं। वहीं दोपहर के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है, तो चारों भाभी हाथ में थाली, तोहफे और फूल लेकर दरवाजे की ओर भागती हैं। अरे अरे, दरवाजे पर दस्तक हो गई, लगता है नंद जी आ गई। जल्दी जल्दी चलो। हाँ हाँ, हमारी ननद जी को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। जैसे ही बहू मीनाक्षी दरवाजा खोलती है तो ऊपर से नीचे नजर करके अपनी ननद को देखती है, जो कि बौनी और लंबे बालों वाली थी। चारों बहू देखते ही एक ही सुर में कहती हैं, हे भगवान, हमारी नंद तो बड़ी बौनी निकली, गिट्टी सी। मेरी गुड़िया रानी आ गई। अवनी, आजा बेटा। माँ, कैसी हो आप? और भाभी, आप सब कैसी हैं?
ठीक है हम। माँ जी आपने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। फोटो तो आपने हमें ऐसे दिखाई थी कि नंद जी कोई हूर की परी हूँ, और देखो 5 साल के बच्चों जैसी कद की है। अपनी को देखकर लगता ही नहीं है कि ये ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो कि हॉस्टल से आई हैं। यही तो मुझे भी लग रहा है। लगता है माँ जी अपनी नंद जी को बचपन में कॉम्प्लान नहीं पिलाई थी। और सिर्फ कॉम्प्लान पिलाने से कुछ नहीं होता। अपनी दीदी आप उस बड़े से झूले पर लटकी थी, लटकने से भी हाइट बढ़ती है। जरूर लटकी नहीं होंगी आप। खामखा हमने इतनी तैयारी कर ली, सुबह से पागलों की तरह तैयारी कर रहे थे, पूल वगैरह, सारी मेहनत बर्बाद। बस बहू देख रही हूँ तुम बहुत देर से अपनी के बारे में कहती जा रही हो। हाँ मेरी बेटी थोड़ी सी बौनी है, तुम्हारी जितनी उसकी लंबाई नहीं है, पर उसके बाल तुम चारों के बाल से इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। कहाँ तुम्हारे बेजान से बाल और कहाँ मेरी बेटी के लंबे बाल। पता भी है आसपास के लोग कितनी तारीफ करते हैं मेरी बेटी के बालों की। अरे अपनी नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मुझे लगता है माँ चारों भाभी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। और गलत क्या कहा उन्होंने? मैं हूँ छोटी, सब मेरा मजाक बनाते हैं। भाभी को भी यही लग रहा होगा। शर्म नहीं आती तुम्हें जो मेरी बच्ची को आते ही रुला दिया? सॉरी बोलो। सॉरी नंद जी, हम चारों आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आपका कद बहुत ही छोटा है। हमारे पतियों ने भी हमें आपके बारे में नहीं बताया। वही तो, खैर हमने आपके लिए तोहफे खरीदे थे, ये लीजिए। चलो अब हम सब अंदर चलते हैं। इतना कहकर चारों भाभी बौनी नंद को ताने देकर कमरे में चली जाती हैं। बेटा तू इन बहुओं की बात का बुरा मत मान। अचानक से देखा ना, इसलिए थोड़े दिन तुम सब साथ रहोगे तो हंसने बोलने लगोगे। हाँ माँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत दिन हो गए हैं। आप मेरे बालों में चंपी नहीं करोगी? करूंगी ना मेरी बच्ची, हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले, फिर कर दूंगी। फिर बौनी अवनी अपने सामान को कमरे में ले जाने के बाद खा पी कर सुलेखा से अपने बालों में चंपी करवाती है। अपनी छोटी ननद के लंबे बालों को देखकर चारों भाभी जलने भुनने लगती हैं। देख रही हो मीनाक्षी दीदी, हमारी नंद है तो गोरी और बौनी, पर बाल बहुत अच्छे हैं उसके। देखा माँ जी कैसे तारीफ कर रही थी। हाँ देखा भी और सुना भी। सच बताऊं तो हमारे बेकार से बालों के सामने तो अवनी के बाल ही अच्छे हैं। जलन हो रही है मुझे। माँ आपसे चंपी करवा कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है हॉस्टल में भी सब मेरे बालों की तारीफ कर रहे थे। मैं तो बोलती थी ये सब आपने ही किया है। अच्छा, ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन पड़ोसन घर आती है तो अवनी के बालों को देखकर उसकी तारीफ करती है और चारों भाभियों की खिल्ली उड़ाकर चली जाती है। फिर से चारों भाभी किलस जाती हैं। अब तो हमें भी अपने बालों का कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता है एलोवेरा और गुलाब जल के ड्रॉप्स को मिलाकर बालों में लगाएंगे तो हमारे भी बाल अच्छे हो जाएंगे। हाँ चलो ऐसा करते हैं। चारों भाभी अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए उस तरकीब को अपनाती हैं, पर एक हफ्ते में कुछ नहीं होता। वो और भी शैम्पू, आयुर्वेदिक, केमिकल प्रोडक्ट्स को बालों में लगाती हैं, जिससे उनके बाल खराब हो जाते हैं। ये देखकर अवनी कहती है, भाभी मैं देख रही हूँ आप चारों इतने दिनों से बालों में अलग अलग चीज लगा रही हो। ऐसा मत कीजिए, आपके रहे सहे बाल भी खराब हो जाएंगे। ये सब झूठ बोलते हैं जो आलतू फालतू रेसिपी और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बताते हैं। तुम तो चुप ही रहो बौनी कहीं की। तुम्हारे बाल अच्छे हैं तो ऐसा बोलोगी ही, ताकि हम तुमसे ज्यादा सुंदर ना लगे। आप गलत समझ रही हैं भाभी। चुप करो तुम, हम अपने बालों में ये लगा रहे हैं। तुम जाकर पास्ता बना लो, हमारा वो खाने का मन हो रहा है। और खबरदार जो माँ जी को कहा। नहीं भाभी मैं माँ को कुछ नहीं कहूँगी। फिर अपनी भाभियों के कहने पर उनके लिए पास्ता बनाकर ले आती है। अगले दिन सुलेखा अपना सामान बांधकर बहू से कहती है, तुम्हारी दूर की बुआ जी है ना, उनकी तबीयत खराब है, मैं जरा देखने जा रही हूँ। तुम सब ख्याल रखना अपना। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, हम सबका ख्याल रखेंगे। ये कहकर सुलेखा निकल जाती है। इतने में तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर चारों बहू बेचारी बौनी नंद पर अत्याचार करती हैं, उससे घर के काम करवाती हैं। भाभी सारा काम हो गया है, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है। ओहो नींद की बच्ची, बारिश हो रही है, तुमने हमारे लिए पकौड़े बनाए? अभी तक नहीं ना, जाकर पकौड़े बना। जी भाभी। अवनी पकौड़े बनाकर भी ले आती है तो उसकी दोनों छोटी भाभी काव्या और सौम्या बाल पकड़कर बारिश में ले जाकर कुर्सी पर बैठा देती है और दोनों बड़ी भाभी दूर से बैठकर हंसने लगती हैं। अरे मूवी स्टार्ट हो गई है, जल्दी आ जाओ दीदी। भाभी भाभी छोड़िए मुझे, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम इसी के लायक हो, तुम्हारी वजह से हमारे रहे सहे बाल भी चले गए, क्योंकि हमने इतने केमिकल प्रोडक्ट्स लगाए, ऊपर से हमारी बेइज्जती होती है। वो अलग, आज तो हम सारा बदला निकालेंगे तुम्हारे लंबे लंबे बालों को काट कर, वो भी इस बारिश में। चल सौम्या बाल काट दे, मैंने पकड़ लिए इसके हाथ। वाह क्या नजारा है, अब हमारी ननद परकटी हो जाएगी।
अवनी गिड़गिड़ाने लगती है। इतने में सुलेखा वापस आ जाती है और अपनी बेटी के साथ ऐसा होता हुआ देखकर वो दोनों छोटी बहू को धक्का मार के गिरा देती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। अपनी बेटा तू ठीक तो है ना? मीनाक्षी, रेखा, काव्या, सौम्या, तुम ये चारों मेरी बेटी के साथ क्या कर रही थी? वो तो अच्छा हुआ मैं वापस आ गई, वरना तुम तो इसके लंबे बाल काट ही देती। क्यों किया तुमने ऐसा? इसकी वजह आप है माँ जी, जो बार बार अपनी के बालों की तारीफ करती हैं और हमें नीचा दिखाती हैं। शर्म करो, तुमसे छोटी है अवनी, उसने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। उसे आए हुए भी अभी 2 हफ्ते नहीं हुए और तुमने इतनी गहरी नफरत पाल ली कि उसके खूबसूरत बाल भी छीन लो। अरे मेरी बेटी के पास है ही क्या? अगर मेरे बेटों को पता चला तुम चारों इस घर से आज ही रफा दफा हो जाओगी। ये सुनकर चारों बहू अपनी सास और नंद के पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगती हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम ज्यादा ही भावुक होकर बदला लेने की सोच बैठे। नंद जी, हम चारों को माफ कर दीजिए, प्लीज हमारे पतियों को मत बताना, हमें सुधरने का एक मौका दे दीजिए। आप चारों भाभियों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वैसे ही मैं छोटी हूँ, एक लंबे बाल ही है मेरे पास, उसे भी आप काटने चली थी। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने आपको माफ किया। देखा, तुमसे छोटी है फिर भी कितनी समझदार है मेरी बेटी। शुक्रिया नंद जी, आप बहुत अच्छी हैं। चारों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वह अवनी को गले लगा लेती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।